हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आर्ट वर्क में। डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम यूपी बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट पे मॉडल पेपर लॉन्च किया गया है यानी कि अपलोड किया गया है उसको हम अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देर ना करते हुए, और जो भी नोटिफिकेशन है, जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, पहले उसको सही तरीके से पढ़ लेते हैं। ठीक है। निर्देश में क्या दिया है? अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाइए। यानी कि आपका जो ड्राइंग शीट मिलेगा उस पर भी हस्ताक्षर करवाना है, और जो आपका OMR शीट दिया जाएगा उस पर भी। ठीक है। और इसके बाद में क्या लिखा है? प्रश्न पत्र क, ख और ग 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है, यानी कि आपको तीनों खंड करना है। खंड क्या दिया है? इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है। आप अगर टेक्निकल ड्राइंग के हों स्टूडेंट तो टेक्निकल ड्राइंग का करना है, अगर आलेखन के हों तो सबसे पहले आपको आलेखन का करना है, क्योंकि यहाँ पे 40 क्वेश्चन दिए गए हैं, 20 आलेखन कला के और 20 प्राविधिक कला के। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प को चूज करना है, और जो भी आप करेंगे उसको क्या करना है? देख लीजिए, लिखा है आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया हो आपने, यानी कि जब आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म करवाया था यानी कि बोर्ड फॉर्म भरा था, तो वहां पर जो आपने आलेखन कला लिया था तो आलेखन कला, या फिर प्राविधिक कला लिया था प्राविधिक कला को, उसे OMR सीट पर अवश्य अंकित करें। ठीक है। आपको डायरेक्ट पहले वहां लिख देना है कि अगर टेक्निकल ड्राइंग के स्टूडेंट हो, प्राविधिक कलाओं के हो तो प्राविधिक कला लिखना है, और आलेखन कला के हो तो जो OMR सीट मिलेगा आपका नंबरिंग करने के लिए, जो गोला भरने के लिए आता है, तो वहां पे आपको डायरेक्ट लिख देना है आलेखन कला। ठीक है। आलेखन कला ज्यादातर स्टूडेंट रहते हैं, क्योंकि प्राविधिक कला ज्यादातर प्राइवेट वाले रहते हैं। तो आपको क्या करना है? आलेखन कला लिख देना है ऊपर, और अगर प्राविधिक कला के भी हो तो प्राविधिक कला भी लिख देना है OMR सीट पर। ठीक है। दोनों पे लिखना है, सबसे ऊपर साइड में जहां आपका रोल नंबर रहेगा उसके ठीक नीचे साइड में, अगल बगल कहीं भी जहां पे सही आपको सुटेबल लगेगा वहां पे कर दीजिएगा। ठीक है। अब चलते हैं हम सीधे प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? पहला आलेखन कला को ही सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय के 4 विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। पहला नंबर पूछ रहा है मुख्य रंग कितने होते हैं? 3, 2, 5 या 7। ठीक है। तो यहाँ पे मुख्य रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 तो होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं? एक होता है लाल, दूसरा होता है पीला, और तीसरा क्या होता है? नीला। ये हमारे 3 मुख्य रंग हैं। ठीक है। ये प्राकृतिक 3 मुख्य रंग हैं। ध्यान रहे, अभी आगे चल के 4 रंग भी का भी जिक्र किया जाएगा, लेकिन जो प्राकृतिक मुख्य रंग जो हो कितने हैं? 3 हैं। ठीक है। लाल, पीला, नीला। अब पूछा इनमें शीतल यानी कि ठंडा रंग कौन सा है? तो ठंडा रंग कौन सा है? हरा, लाल, नारंगी या फिर पीला। तो विकल्प को चुनने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि शीतल यानी ठंडा रंग होता क्या है। ठीक है। तो ठंडा रंग वे रंग होते हैं जो आंखों को ठंडक यानी कि शीतलता प्रदान करते हैं। जैसे किसी रंग को देख रहे हैं ना, तो हमें अच्छा लग रहा है, नजर हटाएं तो ज्यादा हट नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जितना देर से भी देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आंखों को। तो वो रंग हमारा हो जाएगा हरा। ठीक है। कौन सा रंग हमारा हो जाएगा? हरा। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं हमारे आसपास में जितने भी पेड़ पौधे रहते हैं उनको हम देखते रहते हैं, कोई दिक्कत होती है? नहीं होती है। बार बार आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कहीं पे अगर वातावरण, शादी विवाह में अगर फंक्शन में जाइए आप, वहां पे ज्यादा देर रहिए, वहां पे चकाचौंध चौंध हो जाता है, और लाल कलर का ज्यादातर यूज किया जाता है। तो उसको देखने से आंखों को थोड़ा क्षति पहुंच जाता है, यानी कि जो आभास होता है दुखने का वो भाव होता है, तो वहां पे वो गर्म रंग में रहते हैं। जैसे वहां पे पीला ज्यादातर रंग जो यूज किया जाता है, लाल, नारंगी और पीला, ये सब रंग कहाँ यूज किए जाते हैं? जहां पर कोई समारोह वगैरह होता है। तो ये सब हमारे गर्म रंग में आ जाएंगे, और बाकी जो हमारा हरा है वो किस में आ जाएगा? ठंडे रंग में। अब नेक्स्ट पूछ रहा है निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? तो यहाँ पे एक लाल रंग का जिक्र हुआ था कि गर्म है, तो यहाँ पे लाल दिया है, तो लाल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। लाल रंग क्या है? गर्म रंग की श्रेणी में आता है। अब थोड़ा और ध्यान कर लेंगे, नीला, हरा और धानी, ये हमारा किस में आ जाएगा? ठंडे रंग में।
ठंडे रंग में आ जाएगा। ध्यान रहे, इसको आप क्लियर करते जाइएगा ताकि आगे प्रश्न आए तो उसमें आप झिझक ना हो, आपको तुरंत आंसर सही कर लें। ठीक है, अब पूछा जा रहा है ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। जो ओस्टवाल्ड वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने अपने रंग चक्र में कितने रंग रखे थे? उन्होंने 8 रंगों को रखा है। उन्होंने 8 रंगों को अपने रंग चक्र में रखा है। ठीक है, तो ओस्टवाल्ड जो रंग चक्र होता है उसको हम यहाँ पे साइड में ड्रॉ करके दिखा दे रहे हैं कि ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं, तो उसको बताना आपको जरूरी है। और जो रंग उन्होंने रखा है तो यहाँ पे देख लीजिए, एक तरीके से रख देते हैं कि किस तरीके से उन्होंने रंग को रखा है। एक में रखा है लाल, ठीक, फिर गैप छोड़ने के बाद यहाँ पे रख दिया नीला, नीला, ठीक है। उसके बाद में क्या रखा है? हरा, हरा, और उसके बाद में एक गैप छोड़ेंगे तो पीला। ठीक है, ये हमारा 3 प्राथमिक रंग, मुख्य रंग उन्होंने रखा है ओस्टवाल्ड रंग चक्र में, ओस्टवाल्ड जो वैज्ञानिक थे। उसके बाद में लाल, लाल और नीला जो मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? बैंगनी, बैंगनी। फिर उसके बाद में नीला और हरा, इसके बीच में, सॉरी, नीला और हरा है, और बीच में उन्होंने कौन सा रंग रख दिया है? आसमानी, आसमानी रंग रख दिया है। उसके बाद में क्या है? हरा के बाद आ जा रहा है, हरा और पीला जब रंग मिलाएंगे तो हो जाता है धानी। यहाँ पे आसमानी का थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे धानी, धानी रंग, यानी हरा और पीला में मिलाएंगे जो रंग बनेगा वो कौन सा रंग बनेगा? धानी। और पीला और लाल रंग जब मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनता है? नारंगी, बनता है नारंगी कलर। तो ये हमारा ओस्टवाल्ड रंग चक्र में रखे गए रंग हैं। ठीक है, अगले रंग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? द्वितीयक रंग मतलब होता है कि जो प्राथमिक रंग, 2 प्राथमिक रंग जब मिलेंगे तो जो तीसरा रंग प्राप्त होगा वो हमारा द्वितीयक रंग होगा। जैसे कि यहाँ पे लाल हमारा प्राथमिक हो गया, लाल हमारा, चलिए नंबरिंग करते हैं, ये प्राथमिक रंग है। नीला हमारा, ये भी प्राथमिक रंग है। ठीक है, हरा हमारा, देख लीजिए, ये अगर मुख्य रंगों के अनुसार ये प्राथमिक रंग नहीं होगा, लेकिन ओस्टवाल्ड रंग चक्र के अनुसार ये हमारा प्राथमिक रंग हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक रंग मतलब फर्स्ट नंबर का। और पीला हमारा, ये भी प्राथमिक रंग का है। बाकी जितने साइड साइड में रंग दिख रहे हैं ये द्वितीयक रंग, ये भी द्वितीयक रंग, यानी कि धानी, आसमानी और बैंगनी, ये भी हमारा दूसरे नंबर पे आ जाता द्वितीयक रंग। और नारंगी, ये भी हमारा द्वितीयक रंग है। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे 5वां प्रश्न था। यहाँ पे निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? तो यहाँ पे देख लीजिए, लाल, पीला, नीला ये हमारे प्राथमिक रंग है, जबकि नारंगी ये हमारा दूसरे नंबर पे है, तो हो जाएगा द्वितीयक रंग। ठीक है, यानी कि नारंगी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है तटस्थ रंग कौन से हैं? तटस्थ रंग कौन से हैं? सफेद, काला, नारंगी, पीला, लाल, नीला, हरा, पीला। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि आखिर में तटस्थ रंग है क्या। ठीक है, रंग तो आपने सुना होगा, तटस्थ रंग क्या होते हैं? तो डियर स्टूडेंट, जो हमारे काला और सफेद रंग होता है, ठीक है, इनको रंगों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। ये आपको किसी भी फॉर्म में मिलते नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली नेचुरली आपको काला कहीं पे होता नहीं है, कहीं पे भी। जैसे अंधेरा हो जाता है ना, तो एक अवस्था होती है जब प्रकाश नहीं होता तो काला दिखाई देता है, अंधेरा। ठीक है, बाकी रंग को उसको दिखाया नहीं गया है, तो काला और सफेद। जबकि जैसे कोई वस्तु है उस पर प्रकाश पड़ता है, जैसे कि आप यहाँ पे पेंसिल के ऊपर देख रहे हैं, ये जो ऊपर व्हाइट कलर का सरफेस दिख रहा है, ठीक है, जबकि हमारा पेंसिल कैसा है? ये पूरा ग्रीन है। ठीक है, स्काई ग्रीन आई थिंक बोल सकते हैं इसको। तो ये ग्रीन टाइप का है और नीला भी है आई थिंक। तो यहाँ पे टॉप पर क्या दिखाई दे रहा है? एक व्हाइट सा सरफेस दिखाई दे रहा है जो आपका लाइट पड़ रहा है। ठीक है, तो ये वास्तव में ये प्रकाश नहीं, यानी कि कोई कलर नहीं है। ठीक है, तो ये जो व्हाइट सरफेस दिखाई दे रहा है इसको हम तटस्थ रंगों में रखेंगे। तो जो काला और सफेद होगा ये हमारा तटस्थ रंगों में रखा गया है। ठीक है, एग्जाम आपका बहुत जल्दी होने वाला है, तो कृपया इसको जज करके ही जाएं। जितना भी टॉपिक प्रश्न पूछा जाए तुरंत विकल्प को ट्रिक नहीं करना रहता है, क्योंकि एक एक नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका नंबर बढ़ाने के लिए, प्रतिशत आपका बढ़ाने के लिए, जो भी आपका मेरिट आएगा, तो कृपया ध्यान से पढ़िए और सही तरीके से नंबर को जज करने के बाद OMR शीट में वहां पे भरेंगे। ठीक है, 7वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है?
प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? पूछ रहा है प्राथमिक और मुख्य रंग। हरा आसमानी पीला, लाल नीला पीला, या फिर काला सफेद भूरा, या फिर नारंगी धानी आसमानी। तो सबसे पहले क्या बताया गया था डियर स्टूडेंट? काला। काला तो अपना उसमें आ गया था, क्या बोल रहे हैं, तटस्थ रंग में, ठीक है। लेकिन जो लाल पीला और नीला ये हमारा मुख्य रंग था, तो लाल पीला नीला कहाँ पे है? यहाँ पे आसमान लाल नीला पीला, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया गया। लाल पीला नीला होता है क्रमानुसार, लेकिन यहाँ पे लाल नीला पीला, तो ये हमारा ख नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? पहले पारदर्शी समझ लेंगे कि पारदर्शी क्या होता है। पारदर्शी मतलब होता है ट्रांसपेरेंट कलर, यानी कि आप एक एक जैसे ड्रेसिंग कागज होता नहीं है, और जैसे कि ये हमारा शीशा दिखाई दे रहा है, ठीक, ये शीशा हमारा क्या है? ट्रांसपेरेंट है, यानी कि शीशा तो दिखाई दे रहा है, इसका सतह है, लेकिन उसके नीचे जो कपड़ा है वो भी दिखाई दे रहा है, जो लाइट पड़ रहा है वो भी दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। एक मटेरियल है, लेकिन शीशा जो हमारा है ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो रंग भी होता है उसी तरीके से। तो अभी रंग कौन सा होता है कि कलर करने के बाद भी उसके नीचे का सतह दिखाई देगा, ठीक है। तो जो हमारा जल रंग होता है, जो कि आपको हाई स्कूल की परीक्षा में उसी से कलर करना है, ठीक है, कि नीचे का भी उसका जो सतह है वो प्रतीत हो, ठीक है। तो क्या होता है? जल रंग, यानी कि वाटर कलर। ये हमारा क्या है? एकदम पारदर्शी रंग, यानी कि ट्रांसपेरेंट कलर है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? तो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया गया है, 5वें क्वेश्चन में, काला सफेद, ठीक है। काला सफेद दोनों हमारे क्या है? तटस्थ रंग में आते हैं। तो काला का विरोधी रंग सफेद होता है, सफेद का विरोधी रंग काला हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? तो पूछा गया है, तो हो जाएगा काला, ठीक है। हालांकि ये रंगों की श्रेणी में नहीं रखे गए हैं, ठीक है, इनको तटस्थ रंगों की श्रेणी में रखा गया है। ये दोनों रंग नहीं है, काला सफेद रंग नहीं है, रंग नहीं है। लाल रंग में पूछा जा रहा है, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? लाल रंग में नीला रंग मिलाने पे कौन बनेगा? तो लाल प्लस नीला बराबर हमारा क्या हो जाता है? बन जाता है बैंगनी। उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। लाल और नीला रंग मिलाने पे कौन सा रंग बनेगा? बैंगनी। तो बैंगनी हमारा, तो लाल और नीला मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बैंगनी। बैंगनी हमारा क पे है, ठीक है। तो ये हमारा बैंगनी यानी का नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? तो पीला प्लस क्या पूछा जा रहा है? लाल। लाल, जो पीला और लाल रंग मिलाएंगे तो हमारा बनता है नारंगी। नारंगी, ठीक है। नारंगी जब रंग बनेगा तो वो हमारा, जैसे कि हमारा झंडे का रंग होता नहीं है, नारंगी में किया जाता है, तो वही रंग बनेगा, ठीक है। ये नारंगी यानी कि क सही है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है द्वितीयक रंग कितने हैं? यानी कि सेकेंडरी रंग पूछा जा रहा है। अभी देख लिए, ये दोनों क्वेश्चन अभी साथ में बता रहे हैं कैसे हो जाएगा। पूछा जा रहा है लाल और नहीं सॉरी पीला और लाल रंग मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पीला और लाल मिलाएंगे तो क्या बनेगा, और द्वितीयक रंग कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने बनाया था ग्राफ, लाल और पीला मिलाएंगे तो नारंगी बनेगा, इसको आंसर हमने ट्रिक किया है, ठीक है। और पूछा जा रहा है अब द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो यहाँ पे ओस्टवाल्ड रंग चक्र अगर के अनुसार पूछा जाएगा तो द्वितीयक रंग 4 हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि 8 रंग रखा गया है। तो 4 प्राथमिक रंग और 4 द्वितीयक रंग। लेकिन अगर प्रश्न में आपको नहीं दिया गया है कि ओस्टवाल्ड रंग चक्र के अनुसार पूछा गया है कि किसके अनुसार, तो आपको सिर्फ 3 लगाना है, ठीक है। लाल पीला नीला 3 बनेगा। इसका भी एक ग्राफ मैं बना के आपको दिखा दे रहा हूं। तो इस बार जो ग्राफ हमारा बनेगा वो 6 रंगों का होगा, यानी कि पहले प्राथमिक रंग लिखेंगे, एक एक रंग का गैप करेंगे, एक फिर एक, ठीक है। यानी कि हमारा हो जाएगा लाल, ये हो जाएगा हमारा पीला, और ये हमारा हो जाएगा नीला, ठीक है। लाल पीला और नीला। तो लाल और नीला पीला रंग जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? नारंगी।
नारंगी, ये हमारा कौन सा रंग हो गया, यानी कि प्राथमिक रंग से मिलाने पर जो तीसरा रंग, दो प्राथमिक रंगों से को मिलाने से जो हमारा तीसरा रंग प्राप्त होगा वो क्या रहेगा, द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग होगा, ठीक है। ये हमारा द्वितीयक, ये हमारा प्राथमिक, ठीक है। अब इसको नंबरिंग कर सकते हैं, ये हमारा 2 नंबर, ये हमारा 1, ये हमारा 1, ये हमारा 1, ठीक है। अब उसके बाद में नीला और पीला, नीला पीला मिलाते हैं तो क्या बनता है, हरा, हरा रंग बनता है। ये हमारा द्वितीयक रंग हो गया, यानी कि सेकंड नंबर का कलर हो गया। नीला और लाल मिलाते हैं तो क्या बनता है, बैंगनी, बैंगनी जिसे हम पर्पल कलर भी बोलते हैं, ठीक है। वायलेट या फिर पर्पल बोलते हैं, पर्पल हालांकि थोड़ा सा लाइट होता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया ये भी द्वितीयक रंग, ठीक है। अब पूछ रहा है द्वितीयक रंग कितने होते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। अगर ओस्टवाल्ड रंग के अनुसार बोला जाएगा तो 4 रहेगा, लेकिन ओस्टवाल्ड रंग नहीं दिया गया है, ओस्टवाल्ड रंग चक्र नहीं दिया गया है, तो हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है, ठीक है। पीले रंग का विरोधी रंग पूछा जा रहा है, यानी कि जो रंग चक्र होता है उसके आमने सामने का रंग उसका विरोधी रंग होता है, ठीक है। तो पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, यहाँ पे नीला दिया है, सफेद दिया है, हरा दिया है या फिर धानी दिया है। तो यहाँ पे पीला रंग हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक। पीले रंग का विरोधी रंग क्या हो जाएगा, बैंगनी। लेकिन ध्यान देना डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बैंगनी रंग नहीं दिया गया है, दिया है, नहीं दिया है, तो हम जाएंगे कहाँ पे, ओस्टवाल रंग चक्र के अनुसार, ठीक है। रंग चक्र के अनुसार ही विरोधी रंग रहेगा, यानी कि लाल का विरोधी रंग हरा हो जाएगा, पीले का बैंगनी हो जाएगा, लेकिन बैंगनी नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन बैंगनी मुख्यतः होता भी नहीं है, क्योंकि रंग चक्र के अनुसार किया गया है। नीले का नारंगी होता है, लेकिन जो हमारा रंग चक्र है यहाँ पे क्या होता है, पीले का विरोधी रंग क्या होगा, बैंगनी होगा। तो यहाँ पे इस रंग चक्र में नहीं है, तो हम जाएंगे ओस्टवाल रंग चक्र के अनुसार, ठीक है। तो ओस्टवाल्ड, ये हमारा ओस्टवाल्ड थे जो वैज्ञानिक, ओस्टवाल्ड रंग चक्र। तो यहां पे देख सकते हैं ओस्टवाल्ड जो रंग चक्र है, पीले के सामने का कलर कौन सा है, नीला, यानी कि पीले का विरोधी रंग हो जाएगा नीला, और नीले का विरोधी रंग पीला, सॉरी यहाँ पे पीला, ठीक है। तो पीले का विरोधी रंग क्या हो जाएगा, नीला। अब यहां देख सकते हैं विकल्प में दिया गया है कि नहीं, तो पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है, नीला दिया है, तो हमारा नीला रंग हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है डियर स्टूडेंट, तो इसको अच्छी तरीके से आपको जज कर लेना है, ठीक है। जजमेंटी हो जाना है, बिना जजमेंट किए आप एग्जाम में एक भी विकल्प को ट्रिक नहीं करेंगे, ठीक है। वो हमारी सीट देख लीजिएगा किस तरीके से, बाद में भी भर सकते हैं, थोड़ा सा जज करने के बाद जो टाइम मिले आपको, तो आप अच्छी तरीके से उसको समझ लीजिएगा, और उसके बाद में ही विकल्प को ट्रिक करना रहता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब पूछा जा रहा है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो सबको पता है भाई इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो ही बताया जाए। चलिए ठीक है, इसका एक जो लाइव क्लास होगा, सेशन चलेगा, तो उसमें अच्छी तरीके से आपको बता देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कला शब्द किस भाषा का है, ठीक है। ये लास्ट ईयर आई थिंक पूछा भी गया था, कला शब्द किस भाषा का है। तो डियर स्टूडेंट इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल्स जानकारी कर लेते हैं। तो कला शब्द जो होता है, जो कला शब्द सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो हमारा ऋग्वेद में किया गया था, जो हिंदू धर्म का बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है। और ज्यादातर हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म का जो भी ग्रंथ है संस्कृत में लिखा गया था, तो जाहिर सी बात है भाई संस्कृत ही होना चाहिए। तो यहाँ पे कला शब्द का किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। कला शब्द किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का। अब सिर्फ अनुमानित नहीं कह सकते हैं, ये लिखा भी गया है, ठीक है। कला शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग भी किया गया है वो ऋग्वेद में किया गया है, जो कि संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। और इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो इसका एक अलग वीडियो है जो कि इंटरमीडिएट की क्लास में बताया गया है। तो हालांकि आप हाई स्कूल में आप ये पेपर है हाई स्कूल का, तो आपको उतना डिटेल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि कला शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, और अगर पूछा जाए कहाँ शब्द सबसे पहले कला शब्द का प्रयोग किया गया था, तो ऋग्वेद में किया गया था, ठीक है। अगला पूछा जा रहा है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है 2B, HB, 2H या फिर H। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें
समझना है कि ये टू बी क्या है और एच क्या है, ठीक है। तो बी फॉर होता है ब्लैकनेस, बी फॉर ब्लैकनेस, और एच फॉर हमारा होता है हार्डनेस, एच फॉर हमारा क्या होता है, हार्डनेस। यानी कि जो बी रहेगा वो काफी, बी फॉर ब्लैक यानी कि काला रंग का प्रतीक है, जो काला हमारा है, और एच फॉर हार्डनेस यानी कि कठोर है, यानी कि आपका कठोर रहेगा, बहुत हल्का चलेगा, और ये बहुत पतला भी चलता है, हल्का भी चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, तो हमारा यहाँ पे बी फॉर ब्लैकनेस दिया तो 2B हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे डियर स्टूडेंट, अगर ऑप्शन में 2B के बाद 4 भी दिया है या फिर 6 भी दिया है, तो आप जितना अधिक बी रहेगा, ठीक है, जितना ग्रेड बड़ा रहेगा उतना आप ट्रिक लगाएंगे उस पर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 2B है, अगर ये 4B होता तो 4B हो जाता, और अगर 6B होता तो 6B सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ B दिया है यानी कि 2B, तो 2B हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न पूछा जा रहा है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है, ठीक है। डियर स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए, अभी अभी बताया गया है एच फॉर क्या होता है, हार्डनेस, यानी कि हल्का पेन से चलेगा, एकदम हल्का चलेगा। तो यहाँ पे दिया है क्या है, 2H, HB, 2B, 4B, 4B तो हमारा काफी ब्लैक चलेगा, और 2B उससे कम हल्का, HB उससे कम हल्का, यानी कि, और उसको हमें 2H यानी कि डबल हार्ड है, यानी कि डबल हार्ड है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगर 2H नहीं होता तो HB होता, HB मतलब हार्ड भी है और HB बार ब्लैक भी है, यानी कि हार्ड भी है और ब्लैक भी है। लेकिन 2H दिया है तो एकदम सिर्फ हार्ड है, इसमें ब्लैक नहीं रहेगा, बहुत हल्का चलता है ये पेंसिल, ठीक है। और अगर नॉर्मली याद करने के लिए आप याद करें तो एच फॉर हल्का कर सकते हैं, ठीक है, हिंदी में याद कर सकते हैं एच फॉर हल्का, ठीक। यानी कि यहाँ पे 2H यानी कि डबल हल्का दिया है, तो सबसे हल्का पेंसिल कौन सा हो जाएगा, 2H। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए। फूल और कली के बाहरी रेखाओं यानी कि जो आउटलाइन हमारा होता है, ठीक है। फूल मान लीजिए कोई यहाँ पे आपने फूल बना दिया, फूल बना रहे हैं और कली बना रहे हैं, अपने कली का पार्ट बना रहे हैं। अब इसको पूछ रहा है रेखांकन के लिए, यहाँ पे साइड में करने के लिए जो रेखांकन है, आउटलाइन बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश का प्रयोग करेंगे। तो जाहिर सी बात है जितना हल्का यानी कि कम नंबर का ब्रश होगा, पतला रहेगा, उसी नंबर के ब्रश का प्रयोग करेंगे आप, ठीक है। आपको एक बार दिखा भी दे रहे हैं डायरेक्टली प्रैक्टिकली, जैसे ये हमारा 8 नंबर का ब्रश है, इससे अगर रेखांकन करने जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लाइन एकदम बेकार हो जाएगा, पतला नहीं चल पाएगा। हालांकि चला, कई सारे आर्टिस्ट चला भी लेते हैं, मुझे भी चलाना रहेगा, मैं भी चला लूंगा, ठीक है। लेकिन जो आंसर क्या पूछा है, अब ये हमारा जैसे है, ये देख सकते हैं हमारा 1 नंबर का ब्रश है, ठीक है। क्या लिखा है, सॉरी यहाँ पे गलती कर दिया क्या, ये 10 नंबर लिखा है, सॉरी ये 1 ही नंबर का ब्रश है, दिखा दे रहा हूं दूसरा। ये हमारा, सॉरी इसमें भी यूज करते हुए मिट गया है, ठीक है। तो हमारा 1 नंबर का ब्रश है, पॉइंट एकदम इसका हल्का रहेगा ऊपर, 0 नंबर की तरह, जैसे इसका पॉइंट दिया गया है, ठीक है। आप जब भी एग्जाम में जाएंगे तो ब्रश लेंगे लेकिन 0 पॉइंट का बोलेंगे, ठीक है। 1 नंबर का ब्रश जो होता है पतला रहेगा, और ऊपर क्या रहेगा, हालांकि ये 2 नंबर के आसपास है, तो एकदम पॉइंट वाला लीजिएगा, और जब जब आउटलाइन का पार्ट करना रहेगा तो इससे हल्का सा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कम नंबर का तो पूछा जाए क्या है, फूल कली और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो सबसे कम नंबर कौन सा है, 2 नंबर, तो हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे अगर 1 नंबर का ब्रश दिया जा गया रहेगा, यानी कि ऑप्शन में अगर 1 नंबर रहेगा तो आपको 1 नंबर पे ही ट्रिक करना है, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है डियर स्टूडेंट। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, या फिर 6 प्रकार के, ठीक है। वैसे तो आलेखन कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं।
अब 4 प्रकार होते कौन है यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। एक होता है प्राकृतिक आलेखन, प्राकृतिक नंबर 1 आलेखन। प्राकृतिक आलेखन का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। जैसे जो आपने फूल पत्तियों को देख लिया है, ठीक है, जैसे आपने कमल का फूल देख लिया है, सीधा दिखाई देता है, लेकिन सीधा दिखाई दे रहा है, ठीक है। कमल का जो फूल है आप सेम टू सेम कमल के फूल की ही तरह बनाएंगे, लेकिन जो डंठी होता है उसका लाइन जो होता है, मैं कह रहा हूं कमल का फूल का जो ये लाइन होता है इस तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन मैं इसको घुमा के भी लगा सकता हूं। भाई आलेखन का मतलब होता है अलंकारिक, ठीक है, एकदम कोण का प्रयोग नहीं करते हैं, ध्यान रहे। आलेखन आप कला आप जब भी बनाएंगे तो वहां पे कोण का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वर्टिकल है तो 90 डिग्री हो गया, तो कोण रहेगा तो लयात्मक नहीं दिखाई देगा। तो इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे मैं कर रहा हूं कमल को इस तरीके से प्रेजेंट कर दे रहा हूं, आलेखन कला बना रहा हूं भाई, ठीक। और ये जो लाइन है इसको इस तरीके से दिखा दे रहा हूं, तो ये थोड़ा लयात्मक दिखाई देता है, ठीक है, ये थोड़ा लयात्मक दिखाई देने लगता है। लेकिन चीज तो आलेखन कमल का ही रहेगा, लेकिन कमल का आलेखन होता है कहीं कहीं पे इसको क्या कर दिया जाएगा, इस तरीके से आपको बना दिया जाएगा कमल। कई सारे ऐसे, हालांकि कोण का प्रयोग तो नहीं होना चाहिए, अधिक मतलब आपका जो बैकग्राउंड है मतलब उससे थोड़ा सा रियलिस्टिक पन से भी हटा देते हैं, ठीक है। अपना जो तरीका होता है वो ऐड किया जाता है। जैसे कि कमल का जो कली होता है नॉर्मली इस तरीके से होता है, नॉर्मली इस तरीके से होता है, लेकिन जब वहां पे बनाते हैं अलंकारिक आलेखन कर देते हैं तो अपने तरीके से बनाएंगे तो इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। ये मानव द्वारा अपना रचित आलेखन है, ठीक है, और जबकि ये हमारा प्राकृतिक है। तो यहाँ पे क्या ये सब इस तरीके से बनाएंगे, इसको थोड़ा सा घुमा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ये प्राकृतिक आलेखन ही रहेगा, ठीक है। तो एक हमारा होगा प्राकृतिक आलेखन। दूसरा क्या हो गया, अलंकारिक आलेखन, कारिक आलेखन, आलेखन। अब अलंकारिक क्या होता है, अपनी मर्जी से यूज किया गया, जैसे ये यूज किया, कमल का कलियों को बनाना है तो आपने इस तरीके से बना दिया, जबकि ऐसा होता नहीं है, रियल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा रियल में नहीं होता है। तो आप ये हमारा अलंकारिक हो गया, ये हमारा प्राकृतिक हो गया, ठीक है, अलंकारिक, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, समझ लीजिएगा, ये हमारा अलंकारिक हो गया, ये हमारा प्राकृतिक। अब तीसरा नंबर क्या होता है, अलंकारिक हो गया, नहीं सॉरी, प्राकृतिक आलेखन हो गया, अलंकारिक आलेखन हो गया। अब तीसरा आलेखन जो हमारा है वो क्या होता है, अब तीसरा जो आलेखन जो हमारा होता है वो होता है ज्यामितीय, ज्यामितीय, ठीक है, ज्यामितीय आलेखन। अब ज्यामितीय मतलब क्या होता है, जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न यूज किए जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए आपको सर्किल में बनाना है आलेखन, मैं कह रहा हूं यहाँ पे आपको सर्किल में आलेखन बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है ज्यामितीय आलेखन बनाना है, तो आपने कुछ पार्ट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ से एक बना दिया आपने, यहाँ से आपने पैटर्न बना दिया, यहाँ से आपने पैटर्न बना दिया, कमल का ही है, ध्यान दें, कमल का ही जो पंखुड़ियाँ हैं इसको आप कर दे रहे हैं, बीच में यहाँ पे कुछ कर दे रहे हैं, पत्तियों को आप बना दे रहे हैं, सॉरी यहाँ पे छोटा हो गया है, बड़ा कर देना था, ठीक है। यहाँ पे आप बीच में पत्तियों को कर दे रहे हैं, तो ये एक आपका बाउंडेशन में बनता है और एकदम ज्यामितीय रूप में, यानी कि कम ज़्यादा नहीं होता है। जब ज्यामिति में आप बनाएंगे तो हर चीज़ एकदम पूरी नाप साध का बनेगा, जो भी आपका पैटर्न बनेगा। तो ये हमारा हो गया ज्यामितीय आलेखन, ठीक है, ये हमारा ज्यामितीय आलेखन हो गया। अब अगला होता है चौथा, चौथा होता है हमारा सूक्ष्म आलेखन, सूक्ष्म आलेखन। अब सूक्ष्म आलेखन क्या होता है, इन तीनों को मिलाकर, ठीक है, प्राकृतिक, अलंकारिक और ज्यामिति को मिलाकर जो आलेखन चौथा बनता है वो हमारा होता है सूक्ष्म आलेखन, सूक्ष्म आलेखन, ठीक है। ये तीनों जब मिलेंगे आपस में
तो कौन सा आलेखन बन जाएगा? सूक्ष्म आलेखन, यानी कि वो प्राकृतिक भी दिखाई देगा, अलंकारिक भी दिखाई देगा और उसमें ज्यामितीय पैटर्न भी यूज किए जाएंगे। जैसे वृत्त का यूज किया जाएगा कहीं कहीं पे, ठीक है, कहीं कहीं पे दीर्घ वृत्त का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हमारा हो गया डियर स्टूडेंट पूरा 20 नंबर का प्रश्न जो था, जो हमारा आपका OMR सीट में दिया जाएगा, पूरी तरीके से हो गया है सॉल्व। और इसका जो अगला पार्ट होगा हमारा, यानी कि आलेखन कला को लेकर के, वो अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा और किस तरीके से परीक्षा में आपको देनी है। हालांकि प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये प्राविधिक कला है। अगर कोई स्टूडेंट है प्राविधिक कला के पढ़ने वाले तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपका ये भी 20 नंबर पूरा फाइनल करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन जो आलेखन कला के विद्यार्थी हैं कृपया ध्यान दें कि ये आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे अथवा लिखा है, तो ये 20 नंबर आपने कर दिया OMR सीट पे, बस इतना करके छोड़ देना है। ये जो आलेखन सॉरी यहाँ पे प्राविधिक कला का लिखा है, तो प्राविधिक कला के स्टूडेंट इसको करेंगे 20 नंबर, ठीक है। अब उसके बाद में आता है प्राकृतिक दृश्य, ठीक है। देखिए जो खंड खा होता है, या तो आपको प्राकृतिक दृश्य करना रहता है या तो आलेखन करना रहता है, ठीक है, दोनों में से एक करना रहता है। या तो आप सीनरी बना लीजिए प्राकृतिक दृश्य, या फिर आप आलेखन बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है, दिए गए ड्राइंग शीट पर 16x12 सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए, जिसमें किसी भारतीय पुष्प कलियों, है कि हालांकि शायद पुष्प का इंग्लिश इस प्रोनाउंसिएशन आई थिंक ये गलत लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो। आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो। तो डियर स्टूडेंट जो मछली का लयपूर्ण संयोजन हो और ये भारतीय पुष्प पर, और भारतीय पुष्प लिखा है, कुछ भी बना सकते हैं। बेसिकली अगर आप कमल बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि पक्षी का जो मछली का स्वभाव है जहाँ पे रहती है वो तालाब में ही रहती है और कमल का फूल भी रहता है, तो आप कमल के फूल में अगर बनाएंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। अदरवाइज अगर आपको कमल का फूल नहीं बनाने आता है तो कोई भी पुष्प, गुड़हल का हो गया, गेंदा का हो गया, ठीक है, या फिर सूरजमुखी का हो गया, डहेलिया का हो गया, जो भी आपको आता है उसको बना देना है। ये नहीं है कि कमल का फूल में बनाएंगे मछली का तभी अच्छा लगेगा, जो आपको सबसे आसान लगता हो उसी पुष्प को बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पुष्प दिया नहीं रहता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बनाना क्या है, खिड़की के पर्दे के लिए बनाना है, जो कि लगभग हमारा क्या होगा, आयताकार होगा, ठीक। तो इस तरीके से होता है सुंदर, और मछली का लयपूर्ण संयोजन तथा रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 रंग संगति वाले जल रंग का प्रयोग कीजिए। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है। इकाई की मौलिकता, लयात्मक रेखांकन, उत्तम रंग संगति, आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव। तो डियर स्टूडेंट इस टॉपिक को हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे, और एक बार आपका लाइव क्लास आप जब भी आना चाहेंगे तो कृपया मैसेज कर दीजिएगा। लाइव क्लास आपका अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है इस चैनल पर स्टूडेंट आर्ट वर्क में। तो दोस्तों आज का टॉपिक बस यहीं तक था, मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और आपकी जो परीक्षा की तैयारी है वो सही तरीके से कीजिए। अगर आपका दूसरा पेपर चल रहा है तो उसको अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। जो कला का पेपर है